माहौल बना रहा हूं। मिली मेरी नैना पीकर फार्म में, तो नैना का क्या काम है, तो नैना आपको 1 नंबर देके जाएगी। संख्या चुटकियों में याद हो जाएगी। जो बच्चे रटते रहते हैं मात्र चुटकी बजाते, नैना इसको याद करा देगी। नमस्कार बच्चों, मैं अभी राठौड़ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म नेक्स्ट विनर पर। बच्चा, विनर सीरीज की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड क्लास को बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं और इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स, जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में आने वाले हैं। आज की क्लास को छोड़ना मतलब अपने खुद पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ तो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि चित्र में x का मान आपको बताना है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपके हर कहानी समझ में आसानी से आ जाए। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखो, सबसे पहले ये क्या है इसको समझो। ये प्रकाश की किरण आ रही है तो बेटा इसको बोलते हैं अपन पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, इससे टकरा रही है और वापस इसी माध्यम में लौट रही है। तो यह घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। तो आपको परावर्तन के नियम पता होंगे कि 2 नियम होते हैं। पहला, इस किरण को बेटा बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे इसको? आपतित किरण। ये किरण जा रही है वापस, ये देखो ये आने वाली है, इसको बोलते हैं आपतित। जाने वाली को क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और जो ये बीच में जो इनके तीनों के ऊपर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ही तल में हो रहे हैं। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण का मान। किसका मान? आपतन कोण का मान। आपतन कोण को अपन लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? कोण आई से। एक बनता है परावर्तन कोण, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोण आर। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर। जिस बच्चे को ये कहानी समझ में नहीं आएगी उसके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण कहां बनता है। आपतन कोण बेटा ये होता है, परावर्तन कोण ये होता है। दोनों का मान क्या होगा? बराबर। जैसे मैं बोलूं कि ये अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? परावर्तन। मैं बोलूं कि यहां 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। अब इस चित्र को समझो। मैं बोलूं ये x है, x का मान बताना है तो ये भी कितना होगा? x होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो मेरे को कितना मिल रहा है? 60। मतलब x को और इस वाले x को मैं जोड़ूं तो कितना डिग्री मिल रहा है? 60। तो कितना हो गया? 2x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 60/2। कितना उत्तर आ गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बेबी, आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूरा कोण कितने डिग्री का बना है? 60 का। तो आधे आधे बंटवारा होता है ना, तो 30 इसको मिलेगा, 30 इसको मिलेगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक डिटेल से मैंने इसको समझा दिया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। 2024 के बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बेटा नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। आज का ये दूसरा सवाल है। बाकी 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन अपन पहली क्लास में कर चुके थे। तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेक कर ले और पहली क्लास के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से, तो देखो बेटा ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल। तो कोई एक व्यक्ति है जो इस समतल दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है? यहां कोई व्यक्ति है, ये खड़ा हुआ है। कितने मीटर की दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर व्यक्ति क्या करा हुआ है? खड़ा हुआ है। ध्यान रखना। तो ये पूछना चाह रहे हैं
कि व्यक्ति तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आप याद रखोगे कि जो ये समतल दर्पण होते हैं ये हमेशा बनाते हैं कौन से प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनाएंगे, आभासी और सीधा। दूसरी बात, आभासी प्रतिबिंब हमेशा पर्दे के पीछे बनते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो बनेगा यहां पे। मैं मान लेता हूं कि इसका जो प्रतिबिंब है कहां बन गया, यहां। तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जितनी दूरी के पर बिंब रखा गया है उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। मैं बोलूं कि ये व्यक्ति यहां से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, 3 मीटर की पर, तो इस दर्पण के पीछे बनेगा तो वो भी कितने मीटर की दूरी पर बनेगा, 3 मीटर की दूरी पर ही इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात इसका चित्र बनेगा। तो अपने को ये देखो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अगर एग्जामिनर पूछे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, किससे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो कितना उत्तर हो जाता, 3 मीटर। लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है, व्यक्ति तथा इसके प्रतिबिंब। व्यक्ति कहां है, यहां, प्रतिबिंब कहां है, यहां। 3 हो गया ये, 3 हो गया ये, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा, 6 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बिफोर बेबी, अपना ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, वो क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये व्यक्ति 5 मीटर ऊंचाई का है, मतलब इस व्यक्ति की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान रखना, जितना आकार या जितनी लंबाई इसकी होती है उतनी ही लंबाई का चित्र इसका बनता है। तो दो चीजें मैंने इसमें समझा दी आपको। पहली बात कि व्यक्ति दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। यहां क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, अगर यहां दे देता कि समतल दर्पण तथा इसके प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या होगी, तो कितना उत्तर हो जाता, 3। लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो व्यक्ति 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, इसका प्रतिबिंब भी कितने मीटर की दूरी पर बनेगा, 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। यहां तक बात क्लियर है। तो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ध्यान रखना वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं अपन किससे, आर से। किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल आर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया वक्रता त्रिज्या आर, और आर का मान कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसमें अभी तक कोई भी दर्पण की बात नहीं हुई है कि दर्पण मेरा अवतल है या उत्तल है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गए वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाओ। आगे उसने बोला है कि फोकस दूरी तथा दर्पण की क्या बताइए, प्रकृति। सबसे पहले फाइंड आउट करनी है अपने को फोकस दूरी। क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को बेटा किससे डिनोट करते हैं अपन, स्मॉल एफ से। इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, एक संबंध बता रहा हूं, वो सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर का ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से जो रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन क्या है आप ध्यान रखोगे, वो होता है R बराबर 2F। कहने का मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। बात समझ में आई। तो जिस जिसका मान दिया गया है वो इस सूत्र में आप रख दो। आर का मान दे रखा है कितना, 14 बराबर 2 इंटू एफ का मान वो पूछना चाह रहा है। तो 2 इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा से किस में हो जाएगा, भाग में। कितना उत्तर आ गया, 7 मीटर। मीटर में चल रहा है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो अपना उत्तर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब जब मैं ऑप्शन देखता हूं तो मेरे को दिखते हैं कि ऑप्शन तो ये भी 7 है, ये भी 7। आई बात समझ में। तो इसने एक क्वेश्चन और पूछा था कि दर्पण की प्रकृति बताइए। अब ध्यान रखना ये प्रकृति कैसे डिसाइड की जाती है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ये एफ का जो मान है वो देखो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। अगर प्लस का आता है तो उत्तल होगा, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। अगर एफ का मान नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो बेटा वो कौन सा होगा, अवतल होगा।
जैसा एफ होगा वैसा ही कोण होगा, आर होगा वैसा ही कोण होगा पी। पी के क्वेश्चन की बात मैं कल कर चुका था। पी का मतलब होता है लेंस की समता। लेंस की समता अगर प्लस की है तो कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस। पी का अगर मान माइनस में आ रहा है तो किसका उत्तर आएगा? अवतल लेंस का। तो यहां से मैं देखता हूं कि जो एफ की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है 7 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव आने का मतलब कौन सा दर्पण बन जाएगा अपना? ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसका मतलब जो अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? C4 करीना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? रिलेशन ध्यान रखना है आपको, R बराबर 2F। अगर वो माइनस का देता तो मैं माइनस का लेता, F का मान किसका आता? माइनस का। लेकिन यहां कोई भी ऐसा इश्यू था नहीं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 मानव नेत्र का क्वेश्चन है। बढ़िया शानदार और जानदार क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि इस बार के एग्जाम में यहां से एक नया क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो अपना नेत्र है उसमें अलग अलग भाग होते हैं, किसके ऊपर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है? तो बेटा याद रखना, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के ऊपर। और इस रेटिना को बोलते हैं दृष्टि पटल भी इसको कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? दृष्टि पटल। दूसरी बात, जो रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो बनता है कैसा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा जो प्रतिबिंब बनेगा? वो उल्टा। और कैसा बनता है? हमेशा वास्तविक। किसके ऊपर बनता है ये प्रतिबिंब? रेटिना के ऊपर। तो अपना कौन सा उत्तर हो जाएगा बेटा? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना का है C4 करीना इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो नेत्र के जो और भाग आपके सामने हैं इनके भी कार्य आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आई है परितारिका। इसको आइरिस भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका काम क्या होता है? तो बेटा इसका काम होता है पुतली के आकार को, जो पुतली की जो साइज होती है, पुतली की साइज, इसको क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। पुतली की साइज को क्या करती है? ये नियंत्रित करती है। कौन? परितारिका। उसके बाद में मैं बात करूं पुतली की। पुतली का जो काम होता है वो होता है कि जो मनुष्य की जो आंख में जो प्रकाश जाता है, कौन? प्रकाश को क्या करना? नियंत्रित करना। या प्रकाश की मात्रा को क्या बोल दो? नियंत्रित करना। यह काम किसका होता है? पुतली का। अब मैं बात करूं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ध्यान रखना, जो नेत्रदान किया जाता है उसमें भी किसको डोनेट करते हैं अपन? कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। कॉर्निया का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है? स्वच्छ मंडल। दूसरी बात याद रखोगे, इस कॉर्निया को बेटा कहा जाता है मानव नेत्र की खिड़की। कौन सी खिड़की? मानव नेत्र की खिड़की। अब इसको मानव नेत्र की खिड़की क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रकाश जो प्रवेश करता है, कौन? प्रकाश सबसे पहले कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। यह पॉइंट भी आप याद रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। आज की जो क्लास है बहुत जानदार और शानदार है। ये लिख के ले लेना, आज की क्लास में से बोर्ड में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप भी क्या याद रखोगे? इस क्लास के अंदर बेहतरीन न्यूमेरिकल का अपन ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि अपन ने एक न्यूमेरिकल तो कर भी लिया है। बात समझ में आई? तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मानव नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु का मतलब क्या होता है वो समझो। निकट बिंदु का मतलब यह है कि वस्तु को अपन कितनी आंख के पास रखें कि वो स्पष्ट दिख जाए। रखने में तो मैं ऐसे लिखूंगा तो भी मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं दिख पाऊंगा। जैसे कभी आपने देखा हो किताब अपन पढ़ते हैं तो क्या पास में लेके पढ़ पाते हैं क्या? नहीं। इसका कारण उसके लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, और बेटा वो दूरी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, न कि मैंने मीटर लिखा है। क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया?
25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? निकट बिंदु क्या होता है कि वह बिंदु जहां रखी वस्तु स्पष्ट रूप से क्या कर जाए, दिख जाए, वो तो होता है निकट बिंदु। अब ये मैंने निकट का बता दिया, तो आप दूर बिंदु भी याद रख लो। कौन सा बिंदु? दूर बिंदु। अब इस दूर बिंदु का मतलब क्या होगा कि वह बिंदु या अपनी नेत्र से वह दूरी जहां तक रखी वस्तु आसानी से स्पष्ट दिख जाए, वो क्या कहलाता है? दूरबीन। तो बेटा आप सबको पता है ये कितना होता है? अनंत। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। निकट बिंदु पूछे तो क्या लिखोगे? 25 सेंटीमीटर। दूरतम बिंदु पूछे या दूर बिंदु पूछे तो क्या लिखोगे? अनंत लिखोगे। यहां तक कहानी क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। क्वेश्चन नंबर 16, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो बेटा ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत शानदार जानदार न्यूमेरिकल है। जिस बच्चे ने आज की क्लास नहीं देखी, एग्जाम में रो लेना बैठ के, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर। बेटा विभवांतर को लिखते हैं अपन V से। कितना दिया गया है इसका मान? 12 वोल्ट। मैंने जो कल की क्लास करवाई थी वहां न्यूमेरिकल्स के सूत्र भी लिखवाए थे, तो जिन बच्चों को पता नहीं है बेटा एक बार वो क्लियर कर लेना आप। तो V का मान कितना दिया गया है? 12 वोल्टेज। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश। आवेश को बेटा किससे लिखते हैं? Q से। आवेश का मान कितना दिया गया है? 2 कूलाम। कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य को लिखते हैं बेटा किससे? W से। अगर कल की क्लास आपने ली है तो मैंने वहां एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, V बराबर W बटा। V का मतलब विभवांतर, W का मतलब किया गया कार्य या ऊर्जा भी इसको अपन बोल सकते हैं। Q का मतलब क्या होता है बेटा? आवेश। इस फॉर्मूले में अपने को रखना है और उत्तर निकाल देना है। कैसे? V की वैल्यू कितनी है? 12 बराबर W का मान क्या करना है अपने को? ज्ञात। Q की जगह कितना रखेंगे? 2। इसके नीचे कितना लगा लेंगे? 1। वज्र गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूने 24। अब ध्यान रखना, जैसे विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, वैसे ही कार्य का मात्रक बेटा होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? जूल। अर्थात W बराबर 24 जूल। यहां तक कहानी क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 24 जूल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? A4 आंटी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 मात्रकों का क्वेश्चन है। हर एग्जाम के पेपर में आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है? ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मतलब का मतलब होता है बेटा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मात्रक होते हैं। वैसे कैसे? जैसे लंबाई का मात्रक आप जानते हो, लंबाई को मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं। लेकिन जब ऐसा ही पद्धति की बात करते हैं तो एक ही रखा जाता है। वो कौन सा रखा जाता है? मीटर रखा जाता है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में किसका मात्रक पूछा गया है बेटा? प्रतिरोधकता का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो प्रतिरोधकता का जो बेटा मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा अपना प्रतिरोधकता का? B4 बेबी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन 5 ऑप्शन मैंने लिखे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो आप सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पांचों मात्रक है वो आपको याद होने चाहिए। तो ओम इंटू मीटर तो क्या इसका हो गया? प्रतिरोधकता का। तो खुद ओम भी तो लिखा हुआ है, तो बेटा ये हो जाएगा प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध, प्रतिरोधक। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। कै के पीछे जुड़ा हुआ है इसमें ता, तो ता जुड़ा तो इसका मात्रक ओम है, तो जैसे ही इसमें ता जुड़ता है तो ओम के साथ में भी कुछ जुड़ेगा। तो मैंने क्या जोड़ दिया? मीटर। बात खत्म। उसके बाद में कूलाम, तो बेटा ये मात्रक होता है किसका? आवेश का। जस्ट पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी मैंने इसकी बात की थी। उसके बाद में वोल्ट है, तो वोल्ट बेटा किसका होता है? विभवांतर का होता है। इसका भी अपन जस्ट पीछे वाले न्यूमेरिकल में इसकी चर्चा कर चुके हैं। जिन बच्चों का ध्यान बोर्ड के ऊपर है उनको इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद में एम्पियर, तो बेटा एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक
होता है, विद्युत धारा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि एक माइक्रो किसके बराबर होता है। तो बोर हो गए होंगे आप भी क्लास को लेते हुए, तो बेहद शानदार ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक बेटा इस प्रकार है, मिली मुझे या मिली मेरी नैना, मिली मेरी नैना पीकर फार्म में, माहौल बना रहा हूं, माहौल बना रहा हूं। मिली मेरी नैना पीकर फार्म में, तो नैना का क्या काम है, तो नैना आपको एक नंबर देके जाएगी। तो देखो, मिली का मतलब हो जाएगा बेटा मिली, क्या हो जाएगा मिली। मेरी का मतलब हो जाएगा माइक्रो, क्या हो जाएगा माई, क्योंकि माई यानी क्या होता है मेरा। नैना का मतलब बेटा हो जाएगा नैनो, क्या हो जाएगा नैनो। पीकर का मतलब हो जाएगा पीको, और फर्मी, फार्म का मतलब क्या हो जाएगा बेटा फर्मी। अब ये क्या बीमारी है इसको पहले समझना। जैसे मैं लिखता हूं 1 किलोमीटर, अब आपको पता है मीटर तो सब जानते हैं, तो 1 किलो, इस किलो की वजह से बोलो 1000 से गुणा करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। वैसे ही कभी आपको ऐसे मिल जाए मिलीमीटर, तो मिली की जगह कितने रखने हैं, ये बात हो रही है यहां पे। तो क्वेश्चन है कि एक माइक्रो, तो माइक्रो यहां है। अभी तक केवल मैंने ट्रिक बताई है, संख्या चुटकियों में याद हो जाएगी। कैसे, 3 का फाड़ा लिखना है, वो भी किस में, माइनस में। कैसे देखना, 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, 10 की घात -15। जो बच्चे रटते रहते हैं मात्र चुटकी बजाते, नैना इसको याद करा देगी। ट्रिक क्या है, मिली मेरी नैना पीकर फार्म में, इसीलिए ट्रिको का किंग कहते हैं। तो ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है, मिली मेरी नैना पीकर फार्म में, 3 का फाड़ा रट लो कि 3 का फाड़ा माइनस की घात में चलेगा। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किया कि एक माइक्रो किसके बराबर होता है, तो बताइए माइक्रो किसके बराबर होता है बेटा, 10 की घात -6, और B4 बेबी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसके अदरवाइज एक छोटा सा आप और याद रख सकते हो, एक एंगिस्ट्रोम, एंगिस्ट्रोम को लिखते हैं बेटा ऐसे ए नोट से, इसका होता है 10 की घात -10। कितना होता है, 10 की घात -10, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रोम। बाकी 10th के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे लंबाई मापी जाती है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, यहां से चलते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है कि छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो बेटा इसको हल करने से पहले आपको समझना पड़ेगा छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक क्या होती है, तो ध्यान रखो, आपने ये देखा है, ये छड़ चुंबक है, क्या है बेटा छड़ चुंबक। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। एन ध्रुव का मतलब तो क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। एस का मतलब क्या हो जाएगा साउथ, मतलब दक्षिणी ध्रुव। जब यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है बेटा, तो मधुमक्खी की शेप बना लेती है। तो छड़ चुंबक के लिए क्षेत्र रेखाएं पूछे तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन का जवाब देना है। बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे इनकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ध्यान रखना। तो हमेशा किधर से किधर रहती है बेटा बाहर, तो एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, ये जाएगी ऊपर, ये गई। तो ध्यान रखना छड़ चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कौन से ध्रुव से निकल रही है, एन से तो क्या कर रही है निकल रही है, बात खत्म। जा किधर रही है वो, एस की तरफ, किधर जा रही है बेटा एस की तरफ। तो दक्षिणी ध्रुव पर वो क्या हो रही है बेटा, विलीन हो रही है, समाप्त हो रही है। लेकिन अगर अंदर की बात पूछ ले तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो किधर से किधर जाएगी, एस से एन की ओर।
अब इसको आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि छड़ चुंबक के कहां पे, अंदर की ओर। कहां पे, अंदर की ओर। तो अंदर देखना इस चित्र को, जो छड़ चुंबक की जो क्षेत्र रेखा है वो किधर से किधर जा रही है, एस से एन की ओर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बेटा, F4। आंटी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। अगर क्वेश्चन होता कि छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो अपना जवाब क्या होता, एन से एस की ओर। ज्यादा किस इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोई विद्युत धारावाही सीधा चालक तार। इसके लिए अपन ले लेते हैं एक चालक तार। क्या ले लेते हैं बेटा, एक चालक तार ले लिया, ठीक है। तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ध्यान रखना, कोई भी सीधा चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा, एक चीज बताओ मेरे को, इस साइड भी हो सकती है और विद्युत धारा ऊपर की साइड भी हो सकती है। मतलब मैं बोलूं कि धारा ऐसे भी जा सकती है, धारा ऐसे भी जा सकती है। चालक सीधा चालक तार है, तो ध्यान रखना इसके जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, कौन सी रेखाएं उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसको निकाला जाता है बेटा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। कौन से नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो कि बी ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है। अब इस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझो एक बार, कि कोई चालक तार होगा, उसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा, अर्थात धारा जाएगी, करंट जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसके चारों ओर होगा। पहली बात तो ये याद रखोगे आप, किधर होगा, चारों ओर। अब चारों ओर होने का मतलब, या तो घड़ी देखते हो ना, घड़ी में भी चारों ओर ही घूमती है सुई, तो या तो वो ऐसे घूमेगी या फिर वो ऐसे घूमेगी। तो इसमें यह बताओ, मान लो ये तार है, तो धारा ऊपर जाएगी या फिर कहां जाएगी, नीचे, यही बात होगी। तो सीधी सी बात यही है, चुंबकीय क्षेत्र तो चारों तरफ होगी, तो ये बताओ कि वो इधर से इधर होगी या फिर इधर से इधर होगी। तो इसको निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये नियम क्या बोलता है कि सीधा धारावाही जो चालक तार है उसको अपने कौन से हाथ से पकड़ना है बेटा, दाहिने हाथ से, मतलब दाएं हाथ से। जैसे ये राइट हैंड साइड हाथ है, इससे मैं पकड़ लेता हूं। अब इसको मैं पकड़ूंगा तो मेरे पास डबल ऑप्शन खुल गए, एक तो इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। तो ये जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को बताता है बेटा, विद्युत धारा की दिशा को। जैसे ये है तो विद्युत धारा किधर जा रही है, नीचे, तो मैं इसको कैसे पकड़ूंगा, नीचे पकड़ूंगा, तो नीचे जा रही है। अब ये देख के बताओ कि मुड़ी हुई अंगुलियां किधर है, अंगुलियां मेरी ऐसे मुड़ी हुई है। ऐसे मुड़े होने का मतलब है ये जो डायरेक्शन है बेटा वो इस प्रकार की है, इस प्रकार की, ऐसे घूम रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही। इसका मतलब ये किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालक तार को पकड़ने पर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, तो किसकी दिशा को बताती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इस वाले तार में देखो धारा किधर जा रही है, ऊपर, तो अंगूठा किधर रहेगा, ऊपर। तो अंगुलियां देखो अब की बार बाहर से अंदर की ओर आ रही है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो देखो दोनों में फर्क है कि नहीं है, एक तो इधर से इधर राउंड कर रही है और इसमें इधर से इधर राउंड हो रहा है। तो ये दोनों चित्र किसके बना देना आप, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के। इस प्रकार आज की टॉप 10 जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के, उनमें बेटा न्यूमेरिकल भी थे, बेहतरीन कंसेप्ट भी थे, थ्योरी भी थी, और आज की क्लास से पक्का 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के लिए बेटा आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कष्ट कमेंट का और कर दिया करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि और बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते, तो उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा। आप मेरी मत सोचो, लेकिन थोड़े उनकी तो सोचो, और चैनल को क्या कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना बेटा। कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन के साथ में। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के करेंगे, खुद क्वेश्चनों को आप ऑपरेशन कर दोगे एक तरीके से, ये मान लो। तो गुड नाइट, लव यू ऑल, पढ़ते रहो। 1 महीना आपके एग्जाम का भी अब पूरा नहीं बचा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।